ना तो वो मुस्कान बची है, ना माँ बची है, और ना ही बचा है वो मासूम बच्चा। यह मर्डर एक पॉश एरिया के एक फ्लैट में दिन दहाड़े हुआ था। ना लूट थी, ना श्वेता के साथ बदसलूकी थी। मर्डर से पहले ऐसा कुछ नहीं था। कोई ऐसा विटनेस नहीं था जिसने उस दिन श्वेता के घर किसी को आते जाते देखा हो। पहले माँ की लाश मिलती है और उसके बाद उसके मासूम बच्चे की। श्रेयम रोहित और श्वेता की शादी के 7 साल बाद हुआ था। बच्चे की डेड बॉडी बराबर थी। आखिर 2 साल के बच्चे से किसी को क्या दुश्मनी थी? इस डबल मर्डर की कई पहलू हैं। हर पहलू के पीछे बस एक सच जो हर कोई जानना चाहता है कि यह हत्या किसने की और क्यों की। क्या कोई इसमें अपना शामिल था या फिर यह किसी शातिर गिरोह का काम था? इसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसा है जो चौंकाने वाला है। एक हंसता खेलता परिवार पल भर में बिखर गया। हर कोई शख्स इस बात को लेकर इस केस की जानने का इच्छुक था कि आखिर इस जघन्य अपराध के पीछे कौन था। नमस्कार दोस्तों, क्राइम के रहस्य में आप सबका स्वागत है। जनवरी 2020 बेल बजने पर जब श्वेता ने दरवाजा खोला, सामने खड़े शख्स को वो अच्छी तरह से जानती थी। श्वेता ने उसको बिठाया, उसका हालचाल पूछा और उसके लिए चाय बना के लाई। श्वेता को अंदाजा भी नहीं था कि जिस शख्स को उसने अपना समझकर घर में अंदर बुलाने के लिए बिठाया था, वो असल में ऐसा शैतान था जो आज किसी और इरादे से आया था। चाय पीने के बाद उसने मौका पाकर किचन में रखे अदरक कूटने वाले मसूली से उसके सर पर वार करना शुरू कर दिया। श्वेता चीख रही थी, बट उसे सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि घर पर उस वक्त श्वेता के अलावा उसका 21 महीने का बेटा श्याम था, जो अंदर रूम में लेटा था। हमला इतना अचानक हुआ कि श्वेता के पास खुद को बचाने का मौका तक नहीं मिल पाया। शाम को जब काम वाली घर में अंदर आती है तो श्वेता के खून से लथपथ लाश देखकर सहम जाती है। ये वीडियो जिसमें इतनी बुरी तरह से श्वेता को मारा गया है, लेकिन हम बस इतना ही बता सकते हैं कि बेरहमी की सारी हदें पार कर चुके थे वो राक्षस। सूचना मिलने पर जब पुलिस इस अपार्टमेंट में अंदर पहुंचती है तो चारों तरफ खून के धब्बे थे और अंदर कैमरे में श्वेता की डेड बॉडी पड़ी थी। बॉडी की कंडीशन देखकर समझ आ गया था कि श्वेता के सर और जबड़े पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। पुलिस ने पाया कि श्वेता का मोबाइल फोन मिसिंग था, लेकिन बाकी सारा सामान अपनी जगह पर था, इसलिए इस अपराध की वजह लूटपाट नहीं लग रही थी। लेकिन अगर कुछ गायब था तो वह था श्वेता का बेटा श्याम। पूरे फ्लैट की तलाशी लेने पर भी श्याम कहीं नहीं मिला और घर से एक 21 महीने का बच्चा गायब था, जिसको मिसिंग बताया जा रहा है, बट बच्चे के खिलौनों पर ब्लड लग रहा था, जो पुलिस को किसी अनहोनी की आशंका लग रही थी। श्वेता और अमित की शादी साल 2011 में हुई थी। श्वेता कानपुर से थी और रोहित दिल्ली का रहने वाला था। रोहित तिवारी पेशे से केमिकल इंजीनियरिंग था। उसका ट्रांसफर चलते रहते थे। इस हादसे से लगभग 1.5-2 साल पहले ही ये लोग जयपुर में शिफ्ट हुए थे। इनका एक बेटा था श्याम, जो काफी मन्नतों से शादी के 7 साल बाद हुआ था। संयम के आने के बाद घर में खुशियों का माहौल था। श्वेता को तो मानो एक नई जिंदगी मिल गई थी। लेकिन किसने सोचा था इस हंसते खेलते परिवार को इस तरह किसी की नजर लग जाएगी। 7 जनवरी 2020 शाम 5:30 बजे रोहित उस वक्त अपने ऑफिस में था
जब उसके पड़ोसी अजय का उसको कॉल पहुंचा। रोहित भागकर घर आया। उसकी फ्लैट में बाहर भीड़ जमा थी। पुलिस फोर्स, डॉग स्क्वाड और मीडिया वाले भी आने लगे थे। रोहित निकला तो सुबह अपने घर से था, लेकिन जब वो लौटा, घर अब क्राइम सीन बन चुका था। उसकी पत्नी की हत्या हो गई थी और 21 महीने का बेटा लापता था। 2 घंटे बाद शाम 7:30 बजे रोहित के पास एक मैसेज आता है। अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। शयम को किडनैप कर लिया गया था और फिरौती के लिए 10 लाख की मांग की गई थी। सरप्राइजिंगली यह मैसेज श्वेता के मोबाइल नंबर से भेजा गया था। रोहित ने इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी और श्वेता के भाई शुभम को यह मैसेज भेजकर इंफॉर्मेशन करवाई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। जिस नंबर से फिरौती का मैसेज आया था उसको सर्वेलेंस पर लगा दिया गया। यह क्राइम एक पॉश सोसाइटी के अपार्टमेंट में हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि इतनी बड़ी सोसाइटी में मात्र कुछ जगह ही सीसीटीवी कैमरा लगे थे और उनमें से कुछ ही चलते थे। मेन गेट पर भी एंट्री और एग्जिट का कोई खास रिकॉर्ड रहने का सिस्टम नहीं था। इसलिए पुलिस के सामने इस केस को सॉल्व करना एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि ना कोई एविडेंस था और ना ही कोई विटनेस जिसने उस वक्त श्वेता के घर किसी को आते जाते देखा हो। लेकिन कहते हैं ना कि जब सारे दरवाजे बंद हो रहे हों तो कहीं ना कहीं दूसरा दरवाजा खुल रहा होता है। वही इस केस में हुआ। भले ही बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा हर जगह नहीं था, लेकिन श्वेता के पड़ोसी ने अपना पर्सनल सीसीटीवी लगा रखा था, जिस पर पुलिस की नजर पड़ी। उस कैमरे का एंगल श्वेता के मेन डोर को कवर करता था। इससे पहले मैं आपको वो फुटेज दिखाना चाहूंगी, लेकिन पहले जानते हैं कि पुलिस को यह मिली कैसे। पुलिस ने जब वो नंबर को फोन किया तो पता चला कि उनकी फैमिली बाहर घूमने गई है और फ्लैट में कोई नहीं है। पुलिस ने उनका पूरा केस बताया और एक्सप्लेन किया कि कैसे ये सीसीटीवी फुटेज उनके लिए जरूरी है। उनके नंबर में उन्होंने एक जिम्मेदार नागरिक की तरह पुलिस को फुल्ली कोऑपरेट किया और पुलिस को परमिशन दी कि वह बालकनी से कूदकर उनके फ्लैट के अंदर जाएं और 7 जनवरी का फुटेज चेक करें। 7 जनवरी की फुटेज चेक करनी शुरू की तो उस दिन दोपहर के वक्त एक आदमी अपने चेहरे को कपड़े से ढके, सिंस ठंड का टाइम है तो सर पर वूलन कैप है और हाथों में बच्चे को चादर से लपेटे घर से निकल रहा था। पुलिस को यकीन हो गया कि इसी शख्स ने श्वेता का मर्डर कर शयम को किडनैप किया है। शयम को सही सलामत खोज निकालना पुलिस की पहली प्रायोरिटी थी। इसलिए पुलिस ने पूरी एजेंसी के साथ इन्वेस्टिगेशन के सारे मेथड्स अप्लाई किए। आदि वर्दी में अलग अलग थानों से लगभग 12 से पुलिस कर्मियों की फौज डोर टू डोर सर्वे करने लगी। बीते 1.5-2 सालों में श्वेता और रोहित का किससे मिलना जुलना रहा सबकी लिस्ट बनाकर पूछताछ शुरू की गई। ऐसे केसेस में ये तो ऑब्वियस है कि सबसे पहला शक पति पर ही जाता है। इसलिए इस केस में भी पुलिस का पहला शक रोहित पर गया। वहीं श्वेता के परिवार वाले भी कानपुर से जयपुर पहुंच चुके थे। पुलिस ने जब उनसे श्वेता की मैरिड लाइफ के बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि श्वेता और रोहित की मैरिड लाइफ काफी तनावपूर्ण थी। इनफैक्ट शादी के पहले दिन से ही उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया था। यहाँ तक कि शादी वाले दिन भी इस बात को लेकर बहस हुई थी कि शादी कहाँ से की जाए। श्वेता के परिवार वाले चाहते थे कि शादी कानपुर से हो, लेकिन लड़के वाले यानी रोहित के परिवार वाले एक भी फंक्शन कानपुर से नहीं करना चाहते थे। इसलिए फाइनली यह डिसाइड हुआ कि शादी गाजियाबाद से ही की जाएगी।
शादी के बाद भी श्वेता और रोहित के बीच लड़ाइयां झगड़े होते रहते थे। यहाँ तक कि रोहित ने कई बार श्वेता पर हाथ भी उठाया था। श्वेता के पिता ने बताया कि हत्या के 2 दिन पहले यानी 5 जनवरी को रोहित ने उनको फोन कर अपनी बेटी को ले जाने को कहा था। उन्होंने यह भी दावा किया कि रोहित अपने ससुराल वालों की संपत्ति पर अपना हक जताना चाहता था। इन्हीं सब कारणों की वजह से वे रोहित को अपनी बेटी का कातिल मान रहे थे। पुलिस की नजर में रोहित अब एक प्राइम सस्पेक्ट बन चुका था। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि एक पिता अपने 21 महीने के बेटे से क्या दुश्मनी होगी। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि संयम को खोजने की, जिसके लिए पुलिस उस नंबर को ट्रेस करने में लगी थी। लेकिन किडनैपर बार-बार अपनी लोकेशन बदल रहा था। रोहित ने पुलिस से कहा कि वह फिरौती की रकम देने को तैयार है, बस उसे अपना बेटा सही सलामत वापस चाहिए। यह केस काफी उलझता जा रहा था। जहां श्वेता के माँ बाप इसके पीछे रोहित का हाथ मान रहे थे, वहीं रोहित पुलिस को जांच में हर तरह से कोऑपरेट कर रहा था। फिलहाल पुलिस की जांच में कई पहलुओं पर सवाल उठ रहे थे। उनमें से एक सवाल यह भी था कि आखिर श्वेता की हत्या के बाद भी सास ससुर जयपुर क्यों नहीं पहुंचे। 8 जनवरी 2020 पुलिस को जिस बात का अंदेशा था वह सच निकली। अगले दिन दोपहर 12:30 बजे के आसपास संयम की लाश चादर से ढकी अपार्टमेंट के पीछे झाड़ियों में मिली। लाश की हालत बता रही थी कि संयम को श्वेता की तरह ही बेरहमी से कत्ल किया गया था। रोहित जब पुलिस वालों के साथ मौके पर पहुंचा तो अपने बेटे की लाश देखकर वो सदमे में वही जमीन पर गिर गया। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था कि जिस संयम को लेकर 10 लाख की फिरौती मांगी जा रही थी, फिर उसकी हत्या क्यों कर दी गई। आखिर किसी को एक मासूम बच्चे से क्या दुश्मनी थी जो उसको इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। संयम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल कर आया कि उसकी डेथ का टाइमिंग भी वही था जो उसकी मां श्वेता का था। इसके एक बात तो साफ थी कि यह केस किडनैपिंग का नहीं बल्कि डबल मर्डर का था। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि फिरौती के मैसेज अब भी रोहित के पास आ रहे थे। यानी किडनैपर को यह खबर नहीं थी कि पुलिस के हाथ संयम की डेड बॉडी लग चुकी है। इस बात से पुलिस ने अंदाजा लगाया कि कातिल पुलिस के अपराध के असली मकसद से गुमराह करना चाहता है। यह मामला एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका था। पुलिस पर मीडिया से लेकर राजनीतिक दलों तक का दबाव बढ़ता जा रहा था। आसपास के लोगों में भी नाराजगी थी। पुलिस के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी था कि इस मामले में रोहित की कितनी इन्वॉल्वमेंट है। यह पता करने के लिए पुलिस रोहित के ऑफिस जाती है। 7 जनवरी यानी मर्डर के दिन रोहित पूरे दिन अपने ऑफिस की मीटिंग में ही था और कहीं बाहर भी नहीं गया था। इस बात को वेरीफाई उनके स्टाफ के लोगों ने किया। उनकी मोबाइल की लोकेशन ने भी यह बात सच साबित हो रही थी कि पुलिस का कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिले थे जिससे यह साबित हो सके कि इस सारे अपराध के पीछे रोहित का हाथ है। दूसरा एंगल वो मोबाइल नंबर है था जिससे फिरौती की धमकी आ रही थी। वह नंबर था तो श्वेता का, लेकिन अपराधी किस लोकेशन से मैसेज कर रहा था, जिसको ट्रेस करने के लिए पुलिस की टेक्निकल टीम हर तरह से अपना प्रयास कर रही थी। तभी पुलिस के हाथों एक अहम सुराग लगा। सर्विलेंस से वो नंबर 6 अलग अलग लोकेशंस पर दिखाई दिया था और उसमें से एक लोकेशन थी सागानेर की। पुलिस ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन में इकट्ठा हुए डाटा को नैरो डाउन किया तो उसमें सागानेर का जिक्र एक जगह और हो चुका था। आखिर क्या था वह अहम सुराग? क्या पुलिस को असली कातिल के बारे में पता चल चुका था? और सागानेर का इस डबल मर्डर से क्या कनेक्शन था? पुलिस की टीम बिना देरी किए हुए सागानेर की उस लोकेशन के लिए रवाना हो गई।
लोकेशन ट्रेस करते हुए पुलिस पहुंची सागानेर के घर के सामने। उस घर के दरवाजे के बाहर पुलिस को वह जूते रखे दिखाई दिए जो सीसीटीवी में दिखे शख्स ने पहने हुए थे। इस बात से यह तो पक्का हो गया कि वह बिल्कुल सटीक जगह आ गए हैं। इस घर से पुलिस ने सौरभ चौधरी नाम के शख्स को उठाया। वो सौरभ चौधरी जो रोहित तिवारी के दोस्त हरी सिंह का साला था। पुलिस के शक के आधार पर सौरभ को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ शुरू की। श्वेता और संयम के कातिल को पकड़ने जाने की खबर फैल गई थी। इसी दौरान पुलिस ने सौरभ से रोहित को आमने सामना कराया। ऐसे में रोहित उसे अपनी पत्नी और बेटे की हत्या का जिम्मेदार मानते हुए कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करने लगा। अब शुरू होता है असली खेल। इल्जाम अपने सर आता देख सौरभ टूट गया और उसने ऐसा खुलासा किया कि हर किसी के होश उड़ गए। दरअसल पत्नी और बेटे की मौत पर गम के डूबे रहने का नाटक करने वाले रोहित ने ही उसके कत्ल की पूरी कहानी लिखी थी। रोहित और श्वेता के बीच कभी संबंध अच्छे नहीं रहे, बल्कि समय के साथ उनके बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा था। रोहित हर हाल में श्वेता से छुटकारा पाना चाहता था। इस बात का जिक्र उसने अपने करीबी दोस्त हरी सिंह से किया। रोहित की मुलाकात हरी सिंह से उसकी उदयपुर पोस्टिंग के दौरान हुई थी। हरी सिंह रोहित का गाइड, दोस्त और फिलोसोफर था, जिसने वह हर बात शेयर करता था। हरी सिंह ने रोहित को परिचय अपने साले सौरभ से करवाया। हरी सिंह ने कहा कि उसकी इस प्लान में मदद सिर्फ सौरभ ही कर सकता है। रोहित की पोस्टिंग जयपुर में थी और सौरभ वहीं पास में सांगानेर में रहता था। दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलते थे। वहीं से दोनों के बीच एक खौफनाक समझौता हुआ, जिसको सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। उन्होंने तय किया कि वह एक दूसरे की पत्नियों की हत्या करेंगे। जब श्वेता की हत्या के बाद मामला ठंडा हो जाएगा तो रोहित सौरभ की प्रेग्नेंट वाइफ का मर्डर कर देगा। रोहित और सौरभ दोनों की फैमिली एक दूसरे के घर आना जाना था। काफी क्लोज रिलेशन थे। अनफॉर्चुनेटली दोनों की वाइफ को अपने पतियों के इस खौफनाक प्लान के बारे में जरा सा भी डाउट नहीं था। पुलिस ने पाया कि 22 दिसंबर को रोहित ने फोन में एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट लिया था, जिसमें एक वाइफ का मर्डर उसके हस्बैंड ने कर दिया था। और नेक्स्ट डे 23 दिसंबर से उसने अपने ऑफिस में लगे सीसीटीवी के एंगल निकाल लिए थे। यानी 22 दिसंबर से ही उसने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने का पूरा मन बना लिया था। 10 दिन बाद 3 जनवरी को रोहित और सौरभ एक होटल में मिले। वहीं पर इन्होंने पूरा प्लान बनाया और इस काम के लिए रोहित ने सौरभ को 10 लाख एडवांस भी दिए। प्लान के अकॉर्डिंग सौरभ को श्वेता और संयम दोनों को मारना था। संयम की बॉडी इस तरह डिस्पोज करनी थी ताकि वह पुलिस के कभी हाथ ना लगे। फिर श्वेता के फोन से फिरौती का मैसेज भेजकर पुलिस को किडनैपिंग का एंगल में उलझाना था। घटना के दिन रोहित चाहता था कि उसकी लोकेशन हर हाल में ऑफिस में ही दिखे और इस बात को साबित करने के लिए उसने आसपास तरह के एविडेंस और कई सारे विटनेस को इसलिए जानबूझकर कई सारी मीटिंग रखवाई थी। इसी प्लान के कॉन्फिडेंस के चलते वह अपनी सफाई से पुलिस को बार बार उसके लोकेशन चेक करने को बोलता था। सवाल आता है कि सौरभ ने आकर संयम की बॉडी को प्रॉपर्ली डिस्पोज क्यों नहीं किया। अक्सर कातिल जिस सिचुएशन को दिमाग में रखकर प्लान बनाता है, जब उसे एग्जीक्यूट करता है तो उस वक्त के सर्कमस्टेंस उसके प्लानिंग से अलग हो जाते हैं। और यही सौरभ के साथ भी हुआ। सौरभ जब संयम की बॉडी को दफनाने के लिए बाहर निकला तो वह डर गया कि कहीं उसे कोई देख ना ले। इस वजह से उसने बॉडी को अपार्टमेंट के पीछे झाड़ियों में फेंक दिया और सोचा कि वह रात को अंधेरे में आएगा और बॉडी को दफना देगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि उससे पहले ही पुलिस फोर्स हर जगह पहुंचकर तलाशी कर रही थी।
लेकिन अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये था कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसने एक बाप ने अपने 21 महीने के बच्चे को ही मरवा दिया। पुलिस ने जब यह सवाल रोहित से पूछा तो उसने बताया कि वह अपनी लाइफ की हिस्ट्री पूरी तरह से डिलीट करना चाहता था और एक नई शुरुआत करना चाहता था, और अगर वह अपने बच्चे को ना मरवाता तो वह एक नई शुरुआत नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका मानना था कोई भी लड़की बच्चे के रहते उसके साथ घर नहीं बसाएगी। इस केस का घटनाक्रम जितना चौंकाने वाला था उससे ज्यादा हैरान करने वाली इसकी वजह थी। इस केस में जयपुर पुलिस की जितनी तारीफ की जाए वह कम है, क्योंकि पुलिस ने हत्यारों को पकड़ने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। 3 दिन तक पुलिस के अधिकारी घर नहीं गए थे और इस केस को मात्र 50 घंटों में ही सुलझा लिया गया था। दुख की बात यह है कि सारा सच सामने आने के बावजूद आज 4 साल बीत जाने के बाद भी यह केस कोर्ट में चल रहा है। ना ही अपराधियों को कोई कड़ी सजा मिली है और ना ही श्वेता और संयम को इंसाफ। श्वेता के बूढ़े माँ बाप इंसाफ की राह देखते देखते थक गए हैं, और अगर बदले में उन्हें कुछ मिला है तो वह है सिर्फ कोर्ट की तारीखें। आज अगर संयम जिंदा होता तो पूरे 6 साल का हो गया होता, लेकिन दुर्भाग्य है से उसको एक ऐसा पिता मिला जो किसी हैवान से कम नहीं था। तो ये है आज का केस। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर बताएं।